हेलो बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। एप्लीकेशन ऑफ बोर मॉडल, मतलब हमने जो बोर मॉडल जो पढ़ा है उस बोर मॉडल के क्या एप्लीकेशन है उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिटेल से समझने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यस, हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ बोर मॉडल, मतलब जो बोर मॉडल हमने पढ़ा था उस बोर मॉडल की क्या क्या एप्लीकेशन है, उसका यूज़ हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो जैसे आपने जो बोर मॉडल पढ़ा उसका डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया ये कि उसके अंदर बीच में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर कौन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग शेल के अंदर मूव करते हैं। जो न्यूक्लियस के पास वाला शेल रहता है उसको नंबर 1 देते हैं, उसके बाद वाले को नंबर 2, उसके बाद नंबर 3, नंबर 4, जिसके नाम हमने दिए थे के, एल, एम और एन। तो ये बोर मॉडल के अंदर हमने इसको पढ़ा था। तो अब हम शुरू करने वाले हैं इस बोर मॉडल की एप्लीकेशन। ओके, तो हम इस बोर मॉडल का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला एप्लीकेशन यहाँ लिखा हुआ है रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिटल, मतलब किसकी रेडियस, तो ये वेरियस ऑर्बिटल। वही वेरियस ऑर्बिटल कौन से, तो ये हमारा जो एटम का जो स्ट्रक्चर है ना, ये एटम के स्ट्रक्चर के अंदर ये हमारे अलग अलग क्या हैं, ऑर्बिटल है। ये हमारा पहला ऑर्बिटल, ये सेकंड ऑर्बिटल, ये थर्ड ऑर्बिटल। तो ये जो अलग अलग जो ऑर्बिटल जो हैं उनकी क्या निकालनी है, हमें रेडियस निकालनी है। तो बोर मॉडल के द्वारा जो एटम के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं उसकी रेडियस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो एक फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है और ये फॉर्मूले सभी कहाँ से प्राप्त हुए हैं, इस बोर मॉडल से ही प्राप्त हुए हैं ना। तो आपकी बुक के अंदर ये फॉर्मूले डायरेक्ट लिखे हुए हैं। ये फॉर्मूले कहाँ से आए, कैसे आए, उसको यदि आपको समझना हो तो उसको अलग से हमें समझना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला हमें बोर मॉडल के द्वारा जो प्राप्त होता है, जो क्या बताता है, तो इस जो अलग अलग प्रकार के हमारे जो ऑर्बिटल है उनकी रेडियस कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला हमें देता है ना। ओके, तो ये आर एन मतलब जिस ऑर्बिटल की हमें रेडियस निकालनी है वो, जैसे पहला ऑर्बिटल होगा तो हमारा वो हो जाएगा R1, सेकेंड ऑर्बिटल होगा तो R2 हो जाएगा। ओके, तो जैसे किसी भी ऑर्बिटल की हमें रेडियस निकालनी है तो वो हम कह सकते हैं उसको Rn। तो उसको कैसे निकालते हैं, तो इज इक्वल 0.529 इंटू 10⁻⁻10 इंटू n स्क्वायर अपॉन z। ओके, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आपको दिख रही है, एक तो ये दिख रहा है ये 0.529 इंटू 10⁻⁻10। अब ये तो एक तरह से वैल्यू है, ये तो हमारी फिक्स रहेगी, ये बदलने वाली नहीं है। तो फिर बदलेगा कौन, तो एक तो हमारा है ये एन स्क्वायर। एन स्क्वायर कौन सा, तो हमें जिस ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है उस ऑर्बिट की ये क्या है, एन की वैल्यू। जैसे पहले ऑर्बिट की निकालनी है तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेकंड की निकालनी है तो एन बराबर 2। तो एन का स्क्वायर अपॉन नीचे कौन है, नीचे हमारा है जेड। जेड कौन है, जिस एटम की हमें रेडियस निकालनी है। एटम का नाम भी आपको न्यूमेरिकल में दिया हुआ रहेगा। जैसे आपको कौन से एटम की निकालनी है, जैसे हाइड्रोजन की निकालनी है तो उसकी जेड एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक जेड की नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। जैसे हमें हीलियम की निकालनी है तो उसकी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। मतलब कौन से एटम के ऑर्बिट की निकालनी है उस एटम का एटॉमिक नंबर जेड हमारी उसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू। तो जब इसकी हम सभी की वैल्यू को हम रखेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें ये जो जिस ऑर्बिट की रेडियस हमें निकालनी है वो रेडियस हमें प्राप्त हो जाएगी। किस में प्राप्त होगी, मीटर में प्राप्त होगी, है ना। अब ये यहाँ पर जो रेडियस मीटर में प्राप्त हो रही है, अब यदि उसको हमें सेंटीमीटर में निकालना हो, है ना, तो सेंटीमीटर में निकालना हो
तो मीटर वाली वैल्यू को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू हमें किस में प्राप्त हो जाएगी, हमारी सेंटीमीटर में। तो ये यहाँ पर जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10 की पावर माइनस जो 10 था वो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -8, बाकी तो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये हमें उसकी जो रेडियस, उस ऑर्बिट की जो रेडियस प्राप्त होगी वो हमें किस में प्राप्त हो जाएगी, सेंटीमीटर में प्राप्त हो जाएगी, है ना, cm। यहाँ नोट कर दें कि ये हमारी रेडियस किस में प्राप्त हो रही है, सेंटीमीटर में प्राप्त हो रही है। ओके, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि यदि हमें वो रेडियस किस में प्राप्त करनी हो, एंगस्ट्रॉन में प्राप्त करनी हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम पहले से, कि 10 की पावर -10 मीटर इज इक्वल 1 एंगस्ट्रॉन, या 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल 10 की पावर -10 मीटर। तो ये 10 की पावर -10 क्या है, ये मीटर में है। तो 10 की पावर 10 मीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगस्ट्रॉन, मतलब ये हट जाएगा तो रहेगा क्या, तो 0.529 इंटू n²/z, और ये जो 10 की पावर -10 था वो किस में चेंज हो गया, एंगस्ट्रॉन में चेंज हो गया। ओके, तो ये मीटर के अंदर, सेंटीमीटर के अंदर, एंगस्ट्रॉन के अंदर, किसी के अंदर भी हमें किसी भी ऑर्बिटल की रेडियस हमें प्राप्त करनी हो तो इस इक्वेशन के माध्यम से उसकी रेडियस को हम निकाल सकते हैं। ओके, तो ये तो हमारी हो गई पहली एप्लीकेशन, है ना, किसकी, बोर मॉडल की, जिससे हम उस एटम की क्या निकालते हैं, उसके ऑर्बिटल की रेडियस निकालते हैं। सेकंड हमारी एप्लीकेशन कौन सी है, तो सेकंड एप्लीकेशन है हमारी वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो इस ऑर्बिट के अंदर घूम रहे है ना, उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, वो कितने तेज़ी से घूम रहे हैं या कितने स्लो गति से घूम रहे हैं ना, तो उसकी वेलोसिटी निकालने के लिए हमारा बोर मॉडल के द्वारा जो फॉर्मूला दिया गया वो वेलोसिटी v है ना, v इज इक्वल क्या है, 2.188 इंटू 10 की पावर 6 इंटू z/m। ओके, तो इस फॉर्मूले के अंदर भी 2.188 इंटू 10 की पावर 6 तो फिक्स है, वो कभी बदलने वाला नहीं है। और उसके बाद में ये z कौन है, एटॉमिक नंबर, जिस एटम के ऑर्बिटल की हमें वेलोसिटी निकालनी है उस एटम का एटॉमिक नंबर, और n क्या है, वो कौन से ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है उसकी हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो वो हो जाएगा ऑर्बिट का नंबर या शेल का नंबर जिसको हम कहते हैं। ओके, तो ये वेलोसिटी हमें किस में प्राप्त होगी, मीटर पर सेकंड के अंदर, है ना, वेलोसिटी वैसे भी मीटर पर सेकंड के अंदर ही प्राप्त होती है। ओके, तो ये हमारी हो गई, इस फॉर्मूले के द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसकी वेलोसिटी हम इस फॉर्मूले के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद बोर मॉडल का जो थर्ड एप्लीकेशन हमारा क्या है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो जिस ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है उस ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है, या उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है। इलेक्ट्रॉन की जितनी एनर्जी होगी तो वो उसी के अकॉर्डिंग उसी ऑर्बिटल के अंदर क्या करेगा, वो मूव करेगा। तो यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम किस प्रकार से निकालते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालो या फिर किसी ऑर्बिट की एनर्जी निकालो, है ना, जैसे पहले वाले ऑर्बिट में घूम रहा है या सेकंड वाले ऑर्बिट में घूम रहा है या थर्ड वाले ऑर्बिट में घूम रहा है, किसी भी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उस ऑर्बिट की एनर्जी का लेवल क्या है उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है, ध्यान से देखें, यहाँ En मतलब जिस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी एनर्जी, ओके, इज इक्वल -2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू, तो ये तो वैल्यू फिक्स रहेगी, इसमें कुछ भी चेंज होगा नहीं। तो उसके बाद ये इंटू क्या है, z²/n²। z मैंने बता दिया है एटॉमिक नंबर, n कौन है, ऑर्बिट, तो दोनों का स्क्वायर, है ना। तो हमें ये जो एनर्जी की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है उसकी,
वो एनर्जी हमें किस में प्राप्त होगी? तो वो एनर्जी हमारी प्राप्त होगी जूल पर एटम। मतलब वो एनर्जी हमें किसके अंदर प्राप्त होने वाली है? जूल के अंदर प्राप्त होने वाली है। उस एटम के अंदर जिस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी एनर्जी हमें जूल में प्राप्त करनी हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ओके, फॉर्मूला ध्यान से देख लें आप, -2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ओके, अब यदि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी की वैल्यू हमें यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है ना, किस में निकालनी है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? तो En, मतलब इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी एनर्जी हमें किस में निकालनी है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो उसका फॉर्मूला हमारा हो जाएगा -13.6, है ना, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर तो इधर भी है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इधर भी है, केवल ये जो आगे की वैल्यू जो हो रही है वो चेंज हो रही है। जूल में निकालेंगे तो ये -2.18 इंटू 10 की पावर -18, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर यदि हम निकालेंगे तो वो हमारी हो जाएगी -13.6। ओके, तो ये दोनों के अंदर जिसमें भी हमें इस इलेक्ट्रॉन की यदि एनर्जी हमें प्राप्त करनी है तो इन दोनों में से किसी भी फॉर्मूले के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद यहाँ एक छोटी सी लाइन ये लिखी है कि दस नेगेटिव साइन इंडिकेट, है ना, दोनों फॉर्मूले के आगे ये नेगेटिव साइन है, इधर भी है और ये इधर भी है। तो वो नेगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? तो नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टुवर्ड न्यूक्लियस। मतलब नेगेटिव साइन हमारा ये इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है? कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बाउंडेड हैं, किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ में क्या होते हैं? बाउंडेड होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते न तो बाहर जाएंगे और न ही अंदर आएंगे, वो उसी अपने जो ऑर्बिट है उसके अंदर भी लगातार क्या करते रहेंगे? मूव करते रहेंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पर उसकी एनर्जी के फॉर्मूले के आगे कौन सा साइन लगाते हैं? हम माइनस साइन लगाते हैं। ओके, तो ये माइनस साइन किस लिए लगा रहे हैं? तो ये माइनस साइन हमें ये बता रहा है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ में क्या है? बाउंडेड है ना, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसके साथ में वो बाउंडेड है, इसलिए हम उसके आगे कौन सा सिंबल लगाते हैं? माइनस सिंबल लगाते हैं। ओके, तो ये तो हमने क्या समझा? एप्लीकेशन ऑफ बोर मॉडल के अंदर बोर मॉडल का यूज़ हम एक तो उस एटम की जो ऑर्बिट है उसके ऑर्बिट की रेडियस को निकालने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन जो उस ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और थर्ड हम निकाल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जो जिस ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है उस ऑर्बिट की एनर्जी का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, तो ये जो फॉर्मूले दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी बुक के अंदर एक प्रॉब्लम दी हुई है, उसको हमें सॉल्व करना है ना। प्रॉब्लम कौन सी है? प्रॉब्लम 2.10 है ना। क्या प्रॉब्लम है? तो व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी, है ना, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी एंड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होगी ऑफ एन फोटोन, मतलब किसी फोटोन की, इमिटेड ड्यूरिंग ए transition from n is equal 5 state to the n is equal 2 state in the हाइड्रोजन एटम। मतलब हमारा एक हाइड्रोजन एटम है, उस हाइड्रोजन एटम के अंदर जो फोटोन है ना, फोटोन मतलब एनर्जी का पार्टिकल। ओके, तो इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या निकलना है वो ध्यान से आप देखें कि हमारा कोई हाइड्रोजन एटम है, मान लो ये हाइड्रोजन एटम है। ओके, और इस हाइड्रोजन एटम के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ से कहाँ उसका ट्रांजिशन हो रहा है? तो n इज इक्वल 5 से n इज इक्वल 2, मतलब 5 वाले उसका जो ऑर्बिट है ना, जैसे ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और ये फोर्थ और ये 5, मतलब ये n बराबर क्या है? 5, और n बराबर 5 से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है? n बराबर 2 के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है? 5 से 2 में जा रहा है ना, मतलब आउटर शेल से इनर शेल में जा रहा है। ओके, तो जब आउटर से इनर में जा रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन जब वहाँ शिफ्ट हो रहा है उस समय फोटोन को वो इमिट करता है, मतलब एक फोटोन की एनर्जी को वो क्या करता है? इमिट करता है ना, निकालता है, उत्सर्जित करता है। तो वो जो फोटोन को जो
इमिट कर रहा है उस फोटोन की क्या निकालनी है, तो उस फोटोन की एक तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है और दूसरी उसकी निकालनी है वेवलेंथ, मतलब वो कितने फ्रीक्वेंसी वाले फोटोन को वो इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है और उस फोटोन की जो वेवलेंथ है ना वो क्या होगी, दोनों की हमें कैलकुलेशन करनी है। ओके, तो हमें इस प्रॉब्लम के अंदर दिया हुआ क्या है, एक तो N1 है ना, मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ओके, N1 कौन है हमारा 2 और N2 कौन है 5। ओके, अब यहाँ पर ये दोनों वैल्यू हमें दी है, मतलब कौन से ऊर्जा स्तर से या कौन से एनर्जी के लेवल से कौन से एनर्जी के लेवल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है वो हमें दिया हुआ है। क्लियर, तो हमें निकालना क्या है, एक तो हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी और दूसरी हमें निकालनी है वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या है, तो फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल डेल ई अपॉन एच है ना। यदि हमें डेल ई मतलब दोनों जो एनर्जी के लेवल हैं उनका यदि हमें डिफरेंस प्राप्त हो जाए डेल ई, तो हम इस इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर एच की वैल्यू तो कांस्टेंट है और डेल ई की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी, तो ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी हमें प्राप्त हो जाएगी। ओके, और जब फ्रीक्वेंसी यदि प्राप्त हो जाएगी तो इस लैम्बडा वाले फॉर्मूले से लैम्बडा इज इक्वल सी अपॉन फ्रीक्वेंसी है ना, तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ लैम्बडा निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए ध्यान से, सी की वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, फिक्स है, और फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पर जो प्राप्त होगी तो उससे उसके हमें वेवलेंथ भी प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले हमें इसमें करना क्या है कि यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जो एनर्जी का डिफरेंस है डेल ई, दोनों के एनर्जी का जो डिफरेंस है वो हमें प्राप्त करना है। तो डेल ई हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो डेल ई हम उसकी हायर एनर्जी लेवल वाले में से लोअर एनर्जी लेवल वाले को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें डेल ई प्राप्त हो जाएगा। तो डेल ई हमारा हो जाएगा E5 माइनस E2, मतलब पाँचवें वाले जो एनर्जी का लेवल है उसमें से दूसरे वाले सेकंड वाले एनर्जी के लेवल को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें उस एनर्जी का जो डिफरेंस है वो प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे E5 की वैल्यू। E5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये इस फॉर्मूले के अनुसार है ना, ये E5, यहाँ पे E5 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला भी यूज़ करना है 2.18 है ना। अब यहाँ पे माइनस लगाया नहीं है, क्यों, क्योंकि माइनस तो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से बाउंडेड कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो यहाँ पर E5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 इंटू, अब जेड स्क्वायर, कौन से एटम की बात कर रहे हैं हम, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू क्या होगी 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या रहता है 1, और नीचे कौन है एन स्क्वायर, मतलब कौन से ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है, तो पाँचवें ऑर्बिट या पाँचवें सेल की हमें एनर्जी निकालनी है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, तो ये हो गया 5 स्क्वायर। तो ये तो E5 की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। ओके, फिर उसके बाद हमें उसमें से माइनस करना है, किसको माइनस करना है, ये E2 की वैल्यू को, तो सेम वही 2 ये है ना माइनस है। ओके, 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 इंटू 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, ये z की वैल्यू 1 और ये n की वैल्यू 2। ओके, तो ये हो गई हमारी E2 की वैल्यू है ना, ये E2 की वैल्यू हमें ये प्राप्त होगी। ओके, अभी ये दोनों वैल्यू के अंदर आप देखें कि यहाँ पर भी 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 और यहाँ पर भी 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18, दोनों को हम कॉमन ले लेंगे है ना, दोनों सेम है, तो ये हमने ये कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, एक तो 1/5 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारी जो वैल्यू प्राप्त होती है माइनस 4.58 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो ये एनर्जी का डिफरेंस हमें प्राप्त हो रहा है, डेल ई की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। क्लियर, अब उसके बाद जब डेल ई प्राप्त हो गया तो हम ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला रखेंगे, तो फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल डेल ई अपॉन एच, तो डेल ई की वैल्यू हमने ये रख दी और एच की वैल्यू हमें पता ही है, ये हमारा प्लांक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ओके, तो ये हमारी जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या हो जाएगी सेकंड इनवर्स है ना, जिसको हम क्या कहते हैं हर्ट्ज। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू प्राप्त होती है 6.91 इंटू 10 की पावर 14 सेकंड इनवर्स, जिसको हम क्या कहते हैं हर्ट्ज कहते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी हमें प्राप्त हो जाती है उस फोटोन की, जो फोटोन
क्या हो रहा है, इमिटेड हो रहा है। किसके द्वारा, जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ n बराबर 5 से n बराबर 2 के अंदर आ रहा है, तो इतनी एनर्जी वाला जो फोटोन है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी ये जो प्राप्त होती है, उतनी फ्रीक्वेंसी वाला जो फोटोन है वो क्या करता है, वो इमिट करता है। कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। ओके, फिर उसके बाद उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, लैम्बडा। तो लैम्बडा के लिए फॉर्मूला है हमारा c अपॉन फ्रीक्वेंसी, है ना, c अपॉन न्यू। तो ये c की वैल्यू हमारी फिक्स है 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो हमारी ये प्राप्त होती है ना, ये वाली वैल्यू हम इसको यहाँ पे रखते हैं। तो ये रखने के बाद जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमें प्राप्त होती है 434 × 10⁹ मीटर के अंदर हमें ये वैल्यू प्राप्त होती है। तो ये 10⁹ हमारी क्या होती है, नैनो। तो इसको हम मीटर को नैनोमीटर में चेंज कर देंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 434 नैनोमीटर। तो इस तरीके से हमें उस फोटोन की क्या प्राप्त हो जाएगी, वेवलेंथ की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो इस प्रॉब्लम के अंदर हमने जो इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल के अंदर जो ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो ट्रांसफ़र होते समय वो जो एनर्जी रिलीज़ कर रहा है ना, जो वो एनर्जी इमिट कर रहा है, तो वो एनर्जी का जो फोटोन है, उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी और वेवलेंथ क्या होगी, उसको हमने सॉल्व किया। ओके, तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।